हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है राजनीतिक विज्ञान का, भारतीय राजनीतिक विचारक, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनकी मैं सीरीज करवा रहा हूँ पूरी की पूरा। तो उसका जो अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति और कार्य क्षेत्र के विषय में मनु के विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो राज्य की जो उत्पत्ति है, क्योंकि मनु है, मनुस्मृति में मनु के द्वारा पहली बार जो राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताया गया, राजा का महत्व बताया गया, राज्य क्या होता है उसके बारे में बताया गया। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, हर बार अलग अलग यूनिवर्सिटी में क्या होता है, रिपीट होता है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को पूरा देखोगे तो चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से आए, चाहे लघुतरात्मक रूप से आए, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से आए, आप इस प्रश्न को जरूर से कर लोगे। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो जो प्राचीन भारतीय जो राजनीतिक चिंतन है, मतलब जिन्होंने राजनीति पर बात की है, उनमें मनु का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि मनु ने पहली बार भारतीय जो राजनीतिक विचारक थे, जो राजनीति पे जिन्होंने बात की, उनमें से सबसे पहले जिसने मनुस्मृति नामक किताब लिखी मनु के द्वारा, जिसमें क्या धर्म और राजनीतिक के दोनों के बीच में जो समन्वय है उसको बताने का प्रयास किया कि भाई धर्म को, राजनीति को, दुनिया को आपस में क्या संबंध है और जो राज्य होता है उसका क्या महत्व होता है, जिससे समाज, धर्म, राजनीति और राज्य के स्वरूपों को समझाया। मतलब समाज कैसे कार्य करता है, धर्म कैसे कार्य करता है, राजनीति कैसे कार्य करती है और राज्य है वो कैसे कार्य करता है। तो અહીંયા ऐसे समझ लो कि आज के टाइम में ना अपन जो भारत देश है पूरो पूरो यो के एक पूरो राज्य है। आज उन अपन संग बोला वो टाइम में एक राज्य है करता, छोटा छोटा, समझ में आ गया। वो कैसे कार्य करता है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो इस यो के समाज जो है यो कहीं कार्य करा है, समझ में आ गया आपको। धर्म है, जो जिस धर्म को आप मानते हो वो कैसे कार्य करता है। तो और सारी चीजें एक दूसरे से ऐसे जुड़ी होती हैं एकदम घनिष्ठता से, समझ में आ गया आपको। इस पर देखो, बेरो तो सब नहीं हुआ है कि कई चीज कार्य करी, लेकिन पहली बार उन अच्छे से बताने को कार्य कौन करे, तो मनुस्मृति के अंदर मनु ने किया था। मनु ने राज्य की उत्पत्ति को नैतिक व धार्मिक आधार पर समझाने का प्रयास किया। तो जो मनु है उन्होंने राज्य की उत्पत्ति, तो मनु के द्वारा जो राज्य राज्य बने हो तो राज्य की उत्पत्ति, भाई राज्य कहीं बनना शुरू हुआ, समझ में आ गया। पहले आदमी के रिया करता यहाँ, मतलब कबीला में रिया करता, छोटा छोटा ग्रुप में रिया करता, तो कोई राज्य की जरूरत ही कौन थी। उसके बाद में क्या इंसान ने धीरे धीरे अपनी प्रगति करना शुरू की और जो अपना भाई खुद का अनाज पैदा करना शुरू कर दिया, नदियों के किनारे रहने लगे, जनसंख्या बढ़ने लग गई। तो क्या हुआ, एक संस्थागत व्यवस्था की जरूरत थी। भाई एकदम एक सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से सब कुछ रहे तो क्या रहे, सही, सब कुछ सही से चलना लगता है। तब भी क्या हो गई, तब राज्य की धीरे धीरे उत्पत्ति होनी शुरू हुई। तो उन्होंने जो राजा का धर्म संरक्षक माना गया, मतलब राज्य है जो सबसे बड़ो पद की को है, राजा को है, और उनके माने गए मनु के अनुसार धर्म का संरक्षक माना गया, धर्म ने रक्षा करने वाला व्यक्ति को माना गया है। अच्छे से समझाऊंगा हर चीज, बस आगे आपको क्या करना है, ये तो परिचय था राज्य की उत्पत्ति के विषय में मनु के विचार। तो राज्य की भाई उत्पत्ति के सब पहले आप यह समझेगा कि कोई भी राज्य है, कोई भी देश है, वो सबसे पहले कहीं बने। मनु की राज्य को एक धार्मिक सामाजिक आवश्यकताओं के रूप में देखते हैं। तो मनु है, उन्होंने कोई भी राज्य है उसको कैसे देखते हैं, धार्मिक और सामाजिक आवश्यकता की, मतलब अपने एक धर्म की भी जरूरत है वह चीज और एक समाज की भी जरूरत है। उनका मत है कि जब समाज में अनैतिकता, न्याय और अराजकता बढ़ती है, तो उनको क्या कहना है, जब समाज में अनैतिकता बढ़े, मतलब समाज में जो लोग हैं वह क्या करने लग जाए, नैतिक कार्य अपराध करने लग जाए हैं, कोई गलत कार्य में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अन्याय व अराजकता बढ़ती है, मतलब कोई एक दूसरे की बात ही कौन सुन रहे हो, समझ में आ गया। तो क्या होता है, तो मिलकर हमें ऐसे एक व्यक्ति को सत्ता सौंपनी पड़ती है जो न्यायपूर्वक और समाज को धर्म के मार्ग पर चलाए। तो एक एक ठड्डा आदमी ने, सीधी बात है, जब वो को नहीं है कोई भी, मतलब आप समझते हो भेड़ों का झुंड होता है, तो कोई इन न जा कोई न जा, तो एक चाहिए, एक चारावाह चाहिए, है ना, लाठी लेके सारे के सारे ने एकदम सीधी लाइन में चलाओ। भाई बात है, समाज में लोग भी क्यों हुई वो तरीका हुई ही, उनने भी एक सीधा तरीका चलाने के लिए एक शक्तिशाली व्यक्ति ने, न्यायपूर्ण सही व्यक्ति का थम के देनी पड़े, सत्ता देनी पड़े है। तो वो क्या करो, सारा लोगन डंडा का जोर से जठे, डंडा की जोर से जरूरत पड़े उठे, डंडा की जोर से जठे दिशा दिखाने की जरूरत पड़े उठे, दिशा दिखा के और कठे पुचकार के सारा तरीका से क्या करी, सारा लोगन एक सही रास्ता पर, धर्म का रास्ता पर चला सके।
समझ में आ गया। हिंदी में भी समझा देता हूं आपको। ऐसे व्यक्ति को सत्ता सौंपनी चाहिए जो शक्तिशाली हो, न्यायपूर्ण भी हो और धर्म के प्रति भी संरक्षक हो। अब आपको एक शब्द बार बार दिख रहा होगा मनु के जो जो आपने अभी तक इतना पढ़ा है उसमें धर्म। क्यों धर्म की बात ज्यादा की गई? क्यों? क्योंकि भाई प्राचीन समय में लोग ज्यादा धर्म में ज्यादा महत्व दिया करता। समझ में आ गया। उस समय इंसान है वो क्या हुआ था, अपनी उसकी सभ्यता वो धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हुई थी और उस समय धर्म का बहुत ज्यादा महत्व था। इसीलिए मनु ने राजा को धर्म का संरक्षक माना है, ना कि जनता का। आज के समय अपन किसकी बात करते हैं? धर्म से ज्यादा किसकी बात की जाती है? जनता का संरक्षक माना जाता है किसी भी एक देश के राजा को। राजा को नहीं, आजकल लोकतंत्र होगा तो प्रधानमंत्री हो गए, मुख्य या आपके जहाँ पे राज्य में मुख्यमंत्री हो गया, जो भी हैं अलग अलग राज्य अलग अलग देशों की अलग अलग पोस्ट होती हैं, तो उनका जो मुखिया होता है उसको जनता का संरक्षक माना जाता है, ना कि धर्म का संरक्षक। समझ में आ गया आपको? ये फर्क है पहले में और आज के समय में। अब मुख्य बिंदु की बात करें, धर्म की रक्षा हेतु राज्य की आवश्यकता, तो मनु तो यह मानने की सबसे ज्यादा अगर कोई चीज की जरूरत है धर्म की रक्षा के लिए तो वह किसकी है? वह है कोई भी राजा ने सबसे पहले अगर कोई कार्यक्रम करना हो तो पहले तो भैया खुद धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए, न्यायपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। अया कोई खुद ही न्याय नहीं कर रहे, खुद तो मजा से रह रहे और दूसरा क्या कर रहे हैं? दूसरा ने धर्म से चलन की सीख दे रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मनु के अनुसार जो राजा है वो धर्म समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। तो धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए, धर्म की रक्षा करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। सबसे पहला नियम यही बताया मनु ने। राजा की नियुक्ति का सिद्धांत, तो मनु के अनुसार कौन व्यक्ति ने, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको क्या किया जाना चाहिए? आपको राजा को नियुक्त किया जाना चाहिए। तो कौन सा होना चाहिए? समाज में श्रेष्ठ विद्वान लोगों ने विचार किया कि योग्य पुरुष को राजा नियुक्त किया जाए। मतलब राजा है उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो योग्य हो, जिसके पास हर प्रकार के गुण हो, धार्मिक भी हो, न्यायपूर्ण भी हो, शक्तिशाली भी हो, तीनों के तीनों गुण उसके पास होने चाहिए। साथ को साथ उसको अधिकार दिए जाए कि वह जनता को रक्षा कर सके और अनुशासन बनाए रख सके। समझ में आ गया आपको? तो समाज के श्रेष्ठ और विद्वान लोगों का यही विचार है कि योग्य व्यक्ति बनाओ और उन इतनी शक्ति दो कि वो जनता की रक्षा कर सके और सबने अनुशासन में रख सके। राजा का देवी अधिकार प्राप्त, तो मनु है उनके बताया कि राजा भी एक देवता की नहीं हुआ है। मनु ने यही बताया कि राजा है उसकी भी क्या गुण होते हैं? उसके भी देवता जैसे ही, ईश्वर जैसे ही गुण होने चाहिए उसके अंदर भी। और वह उसको क्या बताया? राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता, मतलब वो भी ईश्वर का समान ही हुआ है। उसके अंदर भी देवी शक्ति मीन्स देवता जय की और धर्म के अनुसार कार्य करता है। और वो उसको भी क्या कैसे कार्य करना होता है? धर्म के अनुसार कार्य करना होता है। तो मनु ने क्या क्या बताए हैं? मनु ने सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था कि राजा उसको बनाओ जो सबसे पहले धर्म की रक्षा करे। राजा का पहला नियम क्या है? धर्म की रक्षा करना। राजा की नियुक्ति का सिद्धांत क्या होना चाहिए? भाई कोई भी व्यक्ति ने नियुक्ति दोगा, थितारी कंपनी में लगाओ तो किन दोगा? योग्य व्यक्ति दोगा। तो यही है, योग्य व्यक्ति होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए, शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। और उनको कार्य क्यों हो? सारा व्यक्ति एकदम अनुशासन से रखने को। 3 नंबर प्रश्न है, राजा को देवी अधिकार, तो मनु बताए कि राजा भी देवता की नहीं हुआ है। राजा कैसा होता है? देवताओं की तरह होता है। उसके पास भी क्यों एक प्रकार की देवी शक्ति है, उसको भी धर्म के अनुसार चलना चाहिए। अगले वाला, बल का प्रयोग वेद। उस अब चौथा पॉइंट क्या बताओ मुख्य पॉइंट में राजा के लिए कि बल को प्रयोग करते करते लाठी को भी प्रयोग करना पड़े। गड्रियन जो ये इन चल जान लग जाए, इन जान लग जाए तो लाठी को प्रयोग करना पड़े ताकि सीधी सीधी जाए एकदम। ऐसा ही कदे कदे दंड को प्रयोग करना उचित मान्य गया है। समझ में आ गया? तो अगर कोई भी व्यक्ति अनुशासन तोड़े तो क्या करना है? दंड नीति का उपयोग करके उसको दंड के सारे सही कर देना है। समझ में आ गया आपको? ये मुख्य पॉइंट होते हैं राजा के प्रति। अगले वाला है, राजा के कार्य क्षेत्र के विषय में मनु के विचार। फंक्शन ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू मनु। तो मनु ने राजा के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार है। तो राजा के क्या क्या प्रमुख कार्य बताए हैं? पहला, धर्म की स्थापना और रक्षा। तो राजा का पहला कर्तव्य क्या होता है कि वो धर्म की रक्षा करे, ब्राह्मणों और अन्य वर्णों को अपने कर्तव्य के पालन को के लिए प्रेरित करे। तो राजा का पहला कर्तव्य यही है कि वो हर व्यक्ति को धर्म को रक्षा करने के लिए, धर्म की आगे बढ़ाने के लिए क्या करे? प्रण ले और खुद भी धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए। भाई जब आज सीधी बात है, अगर कहकरी ना बोले नेत्र, जब आगे चलने वाला व्यक्ति सीधो सीधो चलेगा ना एकदम सही रास्ता पे, तो पिछला तो आप ही सीधा सीधा चलेगा।
समझ में आ गए। तो खुद ही टेढ़ो बेटो चलना लग जाओ ना, दूसरा तो आप ही छोड़ के पीछे भाग जाएगा। तो यही है कि सबसे पहले राजा को धार्मिक होना होता है और फिर वो क्या करता है, लोगों को प्रेरित करता है अपने माध्यम से कि वो भी धर्म की रक्षा के लिए कार्य करें और अन्य वर्णों को उनके कर्तव्य के लिए पालन करें। तो ब्राह्मण है उन्होंने क्या बताया कि भाई धर्म की रक्षा करें और बाकी जो जो वर्ण है उनका जो जो कार्य है भाई अपना कर्तव्य का पालन करें। न्यायपूर्ण व्यवस्था, राजा को निष्पक्ष न्याय देना चाहिए। तो राजा है ना, राजा को के कार्य एकदम निष्पक्ष न्याय दे। अया को नहीं कि आपको बेटो है तो उन तो बचा लियो और दूसरा को उन फांसी पर टांग दियो, ना ना ना, आपको है तो बराबर चढ़ाओ, यही न्याय कही गई है। समझ में। मनु ने विस्तार से न्याय प्रणाली, अपराध और दंड का वर्णन किया है। तो जो मनु है उसके द्वारा न्याय प्रणाली को भी वर्णन करेगा भाई कि उस टाइम में कौन सी प्रकार की न्याय प्रणाली होया करती है। जहाँ आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट थे, देखो जो हाई कोर्ट होया करता उस टाइम में वह होया करता। आप पुलिस व्यवस्था है आपका सामने, समझ में आ गया। तो ये कौन सी, ये न्याय व्यवस्था से संबंधित चीजें। तो ऐसे ही बताया गया था कि राज्य में न्याय व्यवस्था होना बहुत जरूरी होती है। अपराध करने वाले को दंड भी मिलना चाहिए, इस चीज की भी बात की गई है। खास बात, एक अच्छा पॉइंट क्या है, राजा को न्याय ही राज्य की नींव है। तो राजा का न्याय, तो राजा के द्वारा जो न्याय होता है ना, वो किस प्रकार का न्याय करता है, वही क्या होती है, राज्य की नींव रखता है। मान ले अगर कोई व्यक्ति है, उसका कोई सगा संबंधी है, उसने क्या कर दिया, अपराध कर दिया और उसने बराबर उसको अगर सजा दिए, तो हर व्यक्ति को यह संदेश जाएगा कि भाई वो तो आपका खुद का नहीं कौन बख्शा, तो मन कहें बख्शा वो कम कम अपना सही रास्ता पर चलना चाहिए। समझ में आ गया। तो राज्य की नींव मनु के अनुसार क्या होती है, राजा के द्वारा दिया गया न्याय होता है। प्रजा की रक्षा करना, राजा को युद्ध, अपराध और आपदा जैसी स्थितियों में प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। तो मुश्किल समय में जब प्रजा पर मुश्किल समय आ जाए, युद्ध हो गया, अपराध हो गया और आपदा, अकाल आ गया, बाढ़ आ गया, ऐसी स्थिति में राजा को क्या करना चाहिए, प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। अपनी प्राण की आहुति देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। राजा को प्रजापालक कहा गया। तो राजा को के नामों जाना गया, प्रजापालक कहा गया। भाई प्रजा ने जो पालक करे, प्रजा ने एकदम के है डवाल के रखा, या प्रजा ने एकदम सही से रखा है। समझ में आ गया। प्रजा की रक्षा करने वाले व्यक्ति को ही मनु ने प्रजापालक के रूप में कहा। आर्थिक और राजस्व प्रबंधन, राजा को कर प्रणाली, संपत्ति की रक्षा और संसाधनों को न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना चाहिए। तो राजा को कैसी व्यवस्था लागू करनी चाहिए, राजा को कर प्रणाली। तो कर है ना, मनु के अनुसार मनु ने बताया है कि कर एक ऐसी चीज है जिसके बिना भी राज्य नहीं चल सकता और ज्यादा कर लेने पर भी राज्य नहीं चल सकता। समझ में आ गया आपको। तो कर बहुत जरूरी है। क्यों, कोई भी आदमी ने अगर अपनो राज्य चलाना है तो भाई देखो सीधी बात है, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए ना, तो राज्य चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। तो पिसाएंगा कठियों, घर तो आपा कमा के चला लियो हाँ, लेकिन पैसा राज्य को कमा के थोड़ा, राजा थोड़ी कमाण न जागो, वो थाने देखोगो कमाण न जागो, तो राजा कहाँ से लेगा, थे कमाओगा ऊँ कुछ हिस्सा आपका रख ले। तो इसको क्या कहा जाता है, कर प्रणाली के नाम से जाना जाता है। दूसरों की संपत्तियों की रक्षा करना, संसाधनों को न्याय संगत वितरण करना। और जो भाई राज्य के अंदर जो लोग हैं उनकी जो संपत्ति मतलब उनका घर ही जो कोई दूसरा राजा अटैक कर दे तो पर क्या करना, राज्य की रक्षा करनी राजा को धर्म है। संसाधनों का न्याय संगत वितरण करना, तो जो संसाधन ही जाए, खेत ही जो से कृषि हो गई, आपका पानी हो गया, तो उसका न्याय संगत वितरण करना चाहिए। अया को नहीं आपका ही आपका दे दिया कि लो भाई थे कर लो सारी कृषि जो आप आपस में बांट लेना, ऐसे नहीं। राजा को बहुत न्याय संगत तरीके से संसाधनों को बांटना चाहिए। दंड व्यवस्था, मनु के अनुसार दंड वह शक्ति है जो समाज को संयमित रखती है। तो मनु के बताई कि भाई लाठी में बहुत जोर है जो कोई चीज में कोई नहीं हुआ है। समझ में आ गया। न्याय में, दंड में वो शक्ति होती है जो किसी चीज में नहीं होती है, जो एक अड़ियल से अड़ियल व्यक्ति बिना अनुशासित व्यक्ति को भी क्या कर देती है, अनुशासित रखने का प्रयास करती है। अनुशासन पालन कराने के लिए दंड की आवश्यकता है। और भाई जठे अया है कि समझा के काम नहीं चला है, उठे दंड भी देना पड़ा आदमी ने। अगले वाले पॉइंट की बात करूं, मनु के विचारों की विशेषता। तो अब जो मनु का जो प्रमुख ये विचार दिया गए हैं उनकी क्या विशेषता है, तो उनकी क्या विशेषता है। पहला है राज्य को धार्मिक आधार पर स्थापित किया गया। तो मनु की खास बात यही थी कि वो राज्य है उनके आधार पर बतायो, राज्य ने धर्म का आधार पर बांटो। अगले वाला पॉइंट है, राजा का उद्देश्य केवल प्रशासन नहीं बल्कि धार्मिक और नैतिक मूल्यों की स्थापना भी है। तो राज्य का उद्देश्य यही को नहीं कि वो सिर्फ प्रशासन करे, सिर्फ जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको देखे, बल्कि धार्मिक और नैतिक मूल्यों की भी स्थापना का कार्य किसके आता है, वो राजा का ही आता है।
तो राजा को उद्देश्य सिर्फ प्रशासन चलाने को नहीं, नेतागिरी करने कोई काम को नहीं सारा दिन, बल्कि धार्मिक धर्म की रक्षा करनो, नैतिक मूल्य समाज है वो अच्छे से व्यवस्थित तरीके से रहे, सभी लोग हंसी खुशी के साथ रहें, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना राजा का कार्य होता है। राजा को ईश्वर तुल्य माना है, और जो आप मनु है इन्होंने राजा को क्या माना है, ईश्वर के समान माना है, परंतु उसे भी धर्म के अधीन रहना होगा। तो उनके बतायो कि भाई राजा है ऐसा को नहीं कि दूसरा तो ज्ञान दे रहे हो कि भाई जी धर्म के हिसाब रहना चाहिए, और शाम का खुद ही धर्म को क्या कर रखा, धर्म न किनारे रख के अपने भोग विलासता व्याप्त है, ऐसा नहीं, उसे पहले खुद धार्मिक होना होगा। जो भाई आगे रहना उन पहले खुद अनुशासित रहना पड़े, यदि जनता पीछे अनुशासित रह सके है तो यही है, राजा ने ईश्वर की तरह मान्य है, लेकिन वो ईश्वर इतना ही दिन रहेगो जितना दिन वो खुद काम ईश्वर जाएगा करेगो। अगले वाला प्रश्न है दंड नीति, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। तो मतलब जो मनु है उन्होंने दंड नीति को सबसे प्रमुख स्थान दिया कि भाई अगर कोई इंसान मान रहे नहीं है, कोई इंसान बार बार कुचमादी कर रहे हैं, बार बार अगर अनुशासन को हीनता को प्रयोग कर रहे हैं, तो किसको प्रयोग करना चाहिए, दंड को प्रयोग करना चाहिए। मतलब दंड है उसका भी महत्वपूर्ण स्थान होता है किसी राज्य के अंदर। अगले वाला प्रश्न है राज्य को सामाजिक न्याय, मतलब हर व्यक्ति को बराबर न्याय मिले, चाहे कोई धनवान हो चाहे गरीब हो, चाहे किसी एक कुलीन घर से हो चाहे सामान्य घर से हो, सबको न्याय है वो बराबर मिलना चाहिए। धार्मिक स्थायित्व है, धार्मिक स्थायित्व मतलब समाज के अंदर हर धर्म के व्यक्ति है उनका सम्मान हो, उनको क्या मिले, उनको राज्य के अंदर बराबरी का स्थान मिले। और आत्मा अनुशासन, मतलब ऐसा अनुशासन हो जहाँ पर लोग खुद से अनुशासित रहे, ना कि दूसरों के चलाने से। तो राज्य में किस प्रकार का हो, सामाजिक न्याय मिले, धार्मिक स्थायित्व और आत्म अनुशासन देखने को मिले। अब जो के पॉइंट पर जो मनु का जो विचार है उनकी आलोचना करी जाता है। पहला पॉइंट है मनु का राज्य सिद्धांत लोकतंत्र आधुनिक लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। तो आज का समय का जो लोकतंत्र है ना उस है जो मनु का विचारी बिल्कुल भी मेल को खाए। क्यों? क्योंकि राज्य को प्रमुख स्थानों है और राज्य को प्रमुख कार्य के धर्म की रक्षा करना। लोकतंत्र में क्या है, जनता की रक्षा करना, जनता को प्रमुख स्थान है। और राजा को असीमित शक्तियां देकर उसको अविवेकी शक्ति की संभावना को नजरअंदाज किया गया है। तो मनु के करो राजा ने बहुत ही ज़्यादा शक्ति देती। तो अगर आपको पता है कोई भी व्यक्ति को बहुत अधिक शक्तियां दे दोगे तो सीधी बात है वो उसका क्या ही करेगा, दुरुपयोग ही करेगा। तो यही है सबसे बहुत ज़्यादा नुकसानदायक पॉइंट यही था। जातिवादी ढांचा वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहित किया गया। तो मनुस्मृति को ही सबसे पहले भारतीय समाज में जातिगत व्यवस्था उसको बढ़ावा देने में सबसे प्रमुख स्थान किसका रहा, मनुस्मृति का रहा, जिसने मनु ने लिखा। और यही आगे चलकर क्या रहती है, समाज में असमानता बढ़ती है इस चीज से। धर्म और राजनीति का घालमेल आधुनिक विचारधारा का विरोधाभासी है। तो धर्म और राजनीति का जो आपस में जो बताया है, जो संबंध बताया, वही जाकर आगे क्या होता है, लोग समझदारी का प्रयोग करके धर्म के सारे अपनी राजनीति को चमकाने का कार्य करते हैं। और इससे ना तो धर्म स्थापित हो पाया अच्छे से, ना ही राज्य अच्छे से स्थापित हो पाए, ना ही राजनीति है वो स्थापित हो पाई। तो ये प्रमुख क्या है जो पॉइंट हैं जिनसे उनके आधार पर मनु की आलोचना की जाती है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पर। अब निष्कर्ष की बात करें, मनु के राज्य संबंधित विचार प्राचीन भारतीय परंपरा की गूढ़ राजनीतिक चेतना को दर्शाते हैं। तो मनु का जो राज्य संबंधी विचार ही ये क्यों है, ये भारतीय समाज में जो भारतीय परंपरा राजनीतिक जनता चेतना, मतलब जो लोगों की राजनीति का प्रति जो समझ है, राजनीति है, उन बढ़ाने को जो सारावधि ही उनका ये विश्वास था राज्य का प्रमुख कार्य धर्म की स्थापना है। तो उनको क्या विश्वास हो, राज्य को जो प्रमुख कार्य क्यों है, कोई भी धर्म है उसकी स्थापनाओं को प्रमुख कार्य रहे। न्याय व्यवस्था, सभी लोगों के बीच में न्याय लागू करना उनका प्रमुख कार्य होता है। समाज में नैतिकता बनाए रखना, और जो समाज है उसके अंदर जो नैतिकता है वो बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। अगर समाज में नैतिकता बनी रहेगी तो ही क्या होगा, लोग है वह अच्छे से चल पाएगा, और जो राज्य है वो भी अच्छे से चल पाएगा। अगर लोग अपराध करेंगे, लोग न्याय नहीं मिलेगा लोगों को, तो समाज है या फिर जो राज्य है वो कभी भी अच्छे से नहीं चल पाएगा। ये सब चीज़ें आज भी महत्वपूर्ण है। तो आज भी धर्म है, न्याय है और समाज में नैतिकता है, दंड नीति, सब आज के समय भी तर्क संगति। हालांकि उनके विचार समय की दृष्टि से सीमित थे, लेकिन उन्होंने जो विचार दिए वही वो उस समय तक सीमित थे, उस समय अच्छे लगते थे। क्यों? क्योंकि उस समय समाज ऐसा था, उस समय राज्य ऐसे हुआ करते थे, समाज छोटा हुआ करता था, उस समय की इतनी ज़्यादा ज़रूरतें नहीं थी। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और विचारों को भी हमें बदलना पड़ता है।
फिर भी वे राजनीतिक चिंतन के ऐतिहासिक विकास के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। फिर भी उनको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंदर उनका स्थान प्रमुख है। तो काफ़ी बड़ा प्रश्न है ये आपके सामने। लेकिन इस अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो इसके बाहर आपको और कुछ करने की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी मनुष्य से संबंधित। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का राजनीतिक विज्ञान का पेपर होता है प्रमुख राजनीतिक विचारक। उसका जो अगला प्रश्न है वो है सामाजिक न्याय और दलितों के उत्थान के लिए विचारों का मूल्यांकन कीजिए। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी सीरीज करा रहा हूँ। उसका अगला प्रश्न ये है कि सामाजिक जो न्याय होता है उस पर वो क्या है और दलितों के उत्थान पर किन्होंने प्रयास किए, उनके विचारों का आपको क्या करना है, मूल्यांकन करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जोड़कर भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इस प्रश्न को इस प्रश्न को अपन अगर आप पूरा देख ले तो इस वीडियो को, तो चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से, चाहे लघुतरात्मक रूप से, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से आए, आप इस प्रश्न को बहुत आराम से कर दोगे। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को पूरा देखना है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करें अपन। देखो, सामाजिक न्याय होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा। दो बच्चे हैं, एक बच्चा है जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है और एक बच्चा है जो भाई इंग्लिश मीडियम और अच्छी तगड़ी स्कूल में, जो बहुत तगड़ा प्रोफेसर मतलब टीचर पढ़ाई टॉप लेवल का पूरा भारत का। अब आप एक बात बताओ, जो सरकारी स्कूल में पढ़ा है जहाँ पर शिक्षकों की कमी से जूझ रही है, जो टीचर ही को नहीं, अब दोनों के शैक्षणिक स्तर में आपको अंतर है वो साफ का साफ पता चल जाएगा। हो चाहे ये बच्चा कितनी भी मेहनत कर ले अपने स्वयं के स्तर पर, आज के समय तो इंटरनेट की उपलब्धता है तो आप बहुत आराम से अपना स्तर सुधार सकते हो। लेकिन एक समय था जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था, आप नहीं पढ़ सकते थे, तो क्या हुआ, चाहे यह बच्चा कितना भी अपनी तरफ से मेहनत कर ले, वो इस बच्चे के लेवल तक कभी नहीं पढ़ सकता है। अगर ये बच्चा दोनों बराबर मेहनत करें तो, समझ में आ गया, दोनों बराबर पढ़ाई करते हैं तो इसका लेवल है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा इस बच्चे से। क्यों? क्योंकि इसके पास जो संसाधन है, दो नंबर बच्चे के पास, उसके पास संसाधन है वो ज़्यादा है, वो बेहतर स्कूल में पढ़ता है, बेहतर जगह पर जाता है, उसकी बोली में, उसकी पढ़ाई में, उसके मानसिक विकास में, उसके रहन सहन में आपको एक अलग फर्क देखने को मिलता है ना। ये तो ऐसा चीज़ है जिसको आप रिलेट कर सकते हो अपनी वास्तविकता की ज़िंदगी से। तो यही है, समाज के अंदर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास क्या होता है, जिनके पास कम अधिकार होते हैं, समझ में आ गया, जिनके पास ज़मीन नहीं होती है, जिनके पास क्या होता है, संसाधन बहुत कम होते हैं, पैसे की बहुलता भी कम होती है, समझ में आ गया। और एक ऐसा आदमी है जिसके पास ज़मीन भी बहुत ज़्यादा है और पैसा भी है, तो वो क्या करेगा भाई, वो बहुत आराम से चीज़ों को, संसाधनों को अपने कवर में कर सकता है। तो यही फर्क होता है समाज के अंदर दो प्रकार के लोगों में। तो भारत जैसा देश है, वहाँ पर क्या होता है, सामाजिक संरचना वाले में सामाजिक न्याय केवल एक कानूनी व्यवस्था नहीं है। तो एक जो कम पैसे वाला और एक जो बहुत पैसे वाला है, या ये ऐसे समझ लो एक सरकारी स्कूल का बच्चा और एक जो मैंने प्राइवेट स्कूल का बच्चा, उनके लिए सरकार एक ऐसी व्यवस्था लागू करे जिसमें दोनों का स्तर वो बराबर आ सके, दोनों है वो बच्चे हैं वो अपने स्तर को बराबर ला सकें। तो अब क्या किया गया, जैसे सरकार ने एक नियम बनाया कि जो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं, जो 2 नंबर जिसमें पढ़ता है, इसके सप्ताह में 2 दिन जो स्कूल के जो टीचर हैं वो यहाँ पर जाकर पढ़ाएंगे। मान लो अप्रासंगिक बात है, लेकिन मान लीजिए वो वहाँ पर जाके पढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इस बच्चे का भी इस तरह वो धीरे धीरे इसके बराबर आना शुरू हो जाएगा। तो इसी को क्या कहा गया, इसी को सामाजिक न्याय के रूप में कहा गया। समझ में आ गई आपको, जहां पर दो समाज के लोग हो गए, दो व्यक्तियों के बीच में संसाधन है, उनके अंदर असीमित अंतर है, तो उसको कम करने के लिए सरकार जो प्रयास करती है उसी को क्या कहा जाता है, सामाजिक न्याय के नाम से जाना जाता है। भारतीय समाज में वर्षों से चली आ रही जातिगत विषमता के कारण दलित वर्ग सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक रूप से उपेक्षित रहा। तो आपको पता है बहुत पुराने समय से हमारे जो भारत है वहाँ पर क्या थी जातिगत विषमता देखने को मिलती थी। तो जाति के आधार पर लोगों को क्या किया जाता था, बांट दिया जाता था। तो क्या होता था, समाज में एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हुआ जिसके पास सामाजिक अधिकार भी नहीं थे। तो समाज में उनको लोग तिरस्कृत करके रखते थे, उनके हाथ का खाना नहीं खाते थे, उनको मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, उनको एक अच्छा कार्य या अच्छा जीवन जीने का अधिकार नहीं था। तो क्या हो गया, वो वैसे पीछे छूटते चले गए समाज से।
अगला क्या, आर्थिक दृष्टि से। अब कोई व्यक्ति है, उसको अगर कोई हाथ का कोई काम नहीं करवाना चाहता, उसका हाथ का खाना तक नहीं, मतलब कोई खाना छू दिया, पानी को टच कर दिया तो पीना नहीं चाहता, तो क्या उसको कोई कार्य देगा या कोई उसके हाथ से कोई कार्य करवाना चाहेगा? तो भाई पहले, आज के समय तो इंटरनेट का ज़माना आ गया, लेकिन पहले के समय तो सारे कार्य ऐसे होते थे जहाँ पर इंसानों का इन्वॉल्वमेंट रहता था, इंसान एक दूसरे से जुड़े होते थे। तो क्या उन लोगों को उनके पहले खेती का कार्य ज़्यादा होता था, तो खेतों में कोई कार्य नहीं करवाता था, काम नहीं करवाता था, तो क्या हो जाए, वो लोग हैं उनके पास पैसे की भी धीरे धीरे कमी हो गई, आर्थिक रूप से वो भी कमज़ोर होने लग गए, क्योंकि संसाधन होते नहीं थे, ज़मीन भी नहीं थी उनके पास शैक्षणिक रूप से, और उन लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं था, स्कूलों में भी जाने नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें उच्च स्कूल के लोग, टीचर कौन होते थे? उच्च स्कूल के लोग, वो नीचे लोगों को पढ़ने नहीं देते थे, उनके पास नहीं बैठते थे, तो पढ़ाई कैसे हो सकती है? तो यही है, वो शिक्षित रूप से भी पीछे रह गए। तो समाज के हर दृष्टिकोण में एक समाज का एक वर्ग वो पीछे रह गया। ऐसे में सामाजिक न्याय और दलितों के उत्थान के विचार ने भारत में समानता का अधिकार और समावेश की विकास रखा। तो इसी चीज़ के लिए दलित है, जो पिछड़ा हुआ समाज है, उसके लिए भारत में उनको बराबर लाने के लिए, सारे समाज के लिए समानता का अधिकार और समावेश का मतलब सभी लोगों को बराबर अधिकार दिए। तो मैं था ना एक उदाहरण दियो ना कि स्कूल को जो 1 नंबर स्कूल को बच्चों है, 2 नंबर जो स्कूल को बच्चों है, उसको क्या किया जाए, उसको बराबर लाने के लिए क्या किया गया, प्रयास किए गए। जो 2 नंबर स्कूल के जो टीचर्स हैं, वो 1 नंबर के स्कूल में जाकर पढ़ाएंगे, ताकि इसका भी स्तर सुधर सके। इसको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिए गए। समझ में आ गया आपको? तो यही होता है, ये बच्चा पिछड़ा हुआ है, इसको बराबर लाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उसी को सामाजिक न्याय के नाम से जाना जाता है। सामाजिक न्याय का अर्थ, तो सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है? समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार, समान अवसर व समान मानव गरिमा देना। तो समाज में जो भी लोग रह रहे हैं, उन्हें समान अवसर मिले, मतलब आप भी उसी स्कूल में पढ़ सकते हो, आप भी उसी मंदिर में जा सकते हो, आप भी जो सरकारी संस्था उसका प्रयोग कर सकते हो, जिसमें चाहे समाज का उच्च कुल का लोग हो, चाहे नीचे कुल के या नीचे जाति के लोग हो, वो भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सभी लोगों को बराबरी का अधिकार दिया गया, तथा समान अवसर, सभी लोगों क्या हो, समानता का अवसर हो। आपकी बराबर की सीट पर, आपके बराबर के पद पर एक ऐसा व्यक्ति बैठ सकता है जिसको चाहे उसका जाति किसी भी वर्ग की हो, चाहे कोई भी वर्ण व्यवस्था से हो। आज यही स्थिति है, कोई भी वर्ग, धर्म, जाति, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर वंचित नहीं रहे। तो आज भारत में सामाजिक न्याय की बात की गई है, जहाँ पर चाहे कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे कोई धर्म का व्यक्ति हो, चाहे कोई जाति का व्यक्ति हो, या लिंग मतलब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, चाहे आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पैसा हो, वो क्या, वो सभी के बराबर हैं, उसके पास भी समानता के अधिकार हैं। अगले वाला पॉइंट है दलितों का ऐतिहासिक स्थिति। तो अब पहले के समय दलितों के साथ क्या होता था? प्राचीन वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को, अछूतों को सामाजिक व्यवस्था से सबसे नीचे स्तर पर रखा गया। तो जो शूद्र होते थे, अछूत होते थे, ऐसे लोग जिनको छूना भी लोग क्या नहीं मानते थे, उचित नहीं मानते थे, उनको टच करना भी लोग उचित नहीं मानते थे, उनको सबसे निचले स्तर पर रखा गया था। उनका ना तो मंदिरों में जाना मना था, शिक्षा भी उनको नहीं मिलती थी, भूमि भी नहीं थे, उनके पास किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे। यहाँ तक कि सार्वजनिक जो संसाधन हो गए, जैसे पानी का कुआं हो गया, तो उनको सार्वजनिक कुएं के पानी में भी पानी पीने नहीं दिया जाता था। और इस वर्ग को क्या कहा जाता था? दलित कहा जाता था, अर्थात दबे कुचले समाज के रूप में उनको जाना जाता था। उनके घर भी जो गांव होता था उससे अलग ही बनाए जाते थे। अगले वाला पॉइंट है सामाजिक न्याय के लिए उठाए गए विचार और प्रयास। तो जो सामाजिक न्याय है, सभी लोगों को समान न्याय मिले, इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए, हम इनको देखेंगे। तो सबसे पहले प्रयास किए गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या क्या, सामाजिक न्याय को सबसे प्रमुख प्रवक्ता हैं। तो सबसे अगर प्रमुख स्थान है आधुनिक भारत के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आधुनिक भारत में सबसे प्रमुख स्थान है दलितों को उनका स्थान दिलाने का, उनको समानता का अधिकार दिलाने का, वो किसका? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है। इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने संविधान का निर्माण किया तब अनुच्छेद 14 से 17 के माध्यम से, जब 14 से जो अनुच्छेद 17 हैं उनमें किसकी बात की गई? समानता की बात की गई है 14 के अंदर, है ना, और 15 के अंदर जो अवसरों की बराबरी की बात की गई है, तो और 17 में आपको छुआछूत का अंत किया गया है। तो यही होता है कि आपको 14 से 17 के बीच में सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है संविधान के अंतर्गत।
अगले वाला पॉइंट है आरक्षण नीति का समर्थन। तो यही होता है कि सभी लोगों को बराबर लाने के लिए वंचित समाज को तो आरक्षण की व्यवस्था की गई, भाई कुछ आरक्षण दिया जाए कुछ लोगों को, ताकि वो क्या हो सके, वो भी बराबरी प्राप्त कर सकें। तो शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में दलितों को बराबरी का अधिकार देने के लिए आरक्षण दिया गया। जाति का अनुमूलन, एनिमिलेशन ऑफ कास्ट। तो पुस्तक में उन्होंने वर्ण व्यवस्था की तीव्र आलोचना की। तो उन्होंने जो जाति का अनुमूलन है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का मतलब जातिगत व्यवस्था उसको जड़ से उठाकर फेंक डालो, इसमें इन्होंने क्या किया, जो वर्ण व्यवस्था थी, जातिगत व्यवस्था, उसकी क्या की तीव्र आलोचना की, उसके बारे में वो कट्टर विरोधी थी। ज्योतिबाई फुले की बात करें तो ज्योतिबाई फुले है, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है भारतीय समाज में दलितों वर्गों के लिए कार्य करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया था, जो ज्योतिबाई फुले, इन्होंने सत्य शोधक समाज है उसकी स्थापना की थी। तो ज्योतिबाई फुले के द्वारा जो सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी, ताकि दलितों और महिलाओं को शिक्षा के समान, आत्म सम्मान के अवसर मिल सके। तो सत्य शोधक समाज के माध्यम से इन्होंने दलितों को और जो महिलाएं हैं उनको बराबरी का अधिकार मिले, इसके लिए इन्होंने एक अलग समाज है, एक अलग व्यवस्था है उसको बनाया, एक अलग संस्था बनाने का नाम बनाई। वो क्या थी, सत्य शोधक समाज के नाम से जानी जाता है जिसको। बालिकाओं की शिक्षा के पक्षधर, और जो बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, उनकी शिक्षा का भी सबसे ज़्यादा अगर किन्होंने जोर दिया तो वो कौन थी, ज्योतिबाई फुले थी। अगले वाला पॉइंट है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी है, इन्होंने भी कुछ प्रयास किए थे किसके प्रति, दलितों को उत्थान के लिए। तो इन्होंने दलितों को हरिजन का नाम दिया। तो इन्होंने क्या किया, भाई समाज के सभी लोग हैं वो दलितों को स्वीकार करना शुरू करें। इन्होंने क्या कहा कि दलित हैं वो क्या है, हरिजन है, मतलब भगवान के लोग हैं, और उनके आत्म सम्मान को बढ़ावा देने का प्रयास किया। तो उनके जो आत्म सम्मान है, उनकी जो भावनाएं हैं, उनको सम्मान मिले, उनको भी लोग बराबरी का अपने बराबर के लोग समझे, इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने हरिजन समाज शब्द का प्रयोग किया। सामाजिक एकता और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए आंदोलन किए, जैसे मंदिर प्रवेश में आंदोलन। तो इन्होंने क्या किया, समाज की एकता के लिए कुछ प्रयास किए, जैसे कि मंदिर प्रवेश का आंदोलन है, इस प्रकार के जो आंदोलन है वो इन्होंने क्या किए, शुरू किए, ताकि सभी लोगों को बराबरी का हक मिल सके, या दलित समाज वो भी आगे बढ़ सके। अगले वाला पॉइंट है राम स्वामी नायर। तो पेरियर हैं, उन राम स्वामी नायकर जिनको पेरियर के नाम से जाना जाता है, इन्होंने भी प्रयास किए दलित समाज को ऊपर उठाने के लिए। तो इन्होंने दक्षिण भारत में जातिवाद के खिलाफ आत्म सम्मान आंदोलन, तो जो साउथ इंडिया है, ये जो आपका दक्षिण भारत है, इन्होंने वहाँ पर दलितों को ऊपर उठाने के लिए जिसने आंदोलन किया वो कौन थे, राम स्वामी नायकर थे, जिन्होंने आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत की, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की, जिससे क्या हुआ, वहाँ पर जो लोग हैं उनको जो ब्राह्मणवादी जो वर्चस्व था उसको कम करके सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिल सके। तो इनमें किन्होंने शुरू की, इनमें राम स्वामी नैयर उन्होंने शुरू की आत्म सम्मान आंदोलन को। अब 4 नंबर पॉइंट की बात करें, संविधान और कानूनी प्रावधान। तो जिसमें अनुच्छेद, जो अलग अलग अनुच्छेद है, उन्होंने क्या क्या कानून, जो अपना संविधान उसमें क्या क्या कानून दिए गए हैं, कानूनी अधिकार व मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ताकि जो दलित वर्ग है, समाज का जो ऐसा वर्ग है जो पिछड़ा हुआ, उसको बराबरी का अधिकार मिल सके। जिसमें पहला अनुच्छेद 15(4). तो जो अनुच्छेद 15(4) है, यहाँ पर समाज और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को विशेष प्रावधान दिए गए। तो अनुच्छेद 15(4) में जो सामाजिक और जो शैक्षणिक रूप से जो शिक्षा में जो पीछे रह गए हैं, उनको क्या मिला है, विशेष अधिकार दिए गए हैं, ताकि वो क्या कर सकें, वो भी बराबरी का अधिकार प्राप्त कर सकें। अगले वाला पॉइंट है अनुच्छेद 17। तो छुआछूत की समाप्ति के लिए जो अनुच्छेद 17 उसको अलग से लागू किया गया मौलिक अधिकारों में, जिसमें क्या लिखा गया कि छुआछूत जैसी व्यवस्था उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया, कि उसकी समाप्ति की जाती है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो यह कानूनन अपराध होगा। अगला वाला पॉइंट है SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम है 1989 को बनाया गया, जिसमें SC/ST पर अगर कोई अत्याचार करता है, गलत शब्दों का उपयोग करता है, अपशब्दों का उपयोग करता है, तो वो भी उसमें कानूनी रूप से उनको संरक्षण दिया गया है। अगले वाला पॉइंट है पंचायती राज में आरक्षण। तो दलितों की राजनीतिक रूप से बढ़ाने के लिए सिर्फ पंचायती राज ही नहीं, संसदीय हो गया, हर जगह उनको क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है, ताकि वो राजनीति में भी भाग ले सकें। अगले वाला पॉइंट है दलितों के लिए उत्थान के लिए प्रमुख योजनाएं। तो दलितों के उत्थान के लिए जो अलग अलग प्रकार की योजनाएं हैं, तो उनका भी नाम याद रखना है आपको। कौन सा है, अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना, प्राकृतिक संसाधन एवं स्वामित्व के लिए भूमि वितरण योजना,
और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। तो ये सब योजनाएं हैं जो आपको सरकार के द्वारा शुरू की गई हैं दलितों के उत्थान के लिए। अगले वाला पॉइंट है चुनौतियां क्या हैं। आज भी कई क्षेत्रों में सामाजिक भेदभाव देखने को मिलता है। तो भाई प्रयास तो बहुत किए हैं सरकार ने और काफ़ी अलग अलग प्रकार के अलग अलग जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने, लेकिन फिर भी समाज में जो भेदभाव है वो अभी भी बना हुआ है। शिक्षा और नौकरियों में दलितों की भागीदारिता का असंतुलन। तो आज भी जो दलित वर्ग है उनमें जो सरकारी नौकरियां होती हैं और शिक्षा में आज भी वो क्या है, उनका हक है उतना नहीं मिल पाया जितना उन्हें मिलना चाहिए था। आरक्षण को लेकर राजनीतिक व सामाजिक विरोध। तो आरक्षण को लेकर सामाजिक विरोध है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और राजनीतिक विरोध भी देखने को मिलता है। जब अत्याचार होता है तब सब लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन जब बात आती है आरक्षण की तो वही लोग अपनी प्रमुखता से अपनी क्या होते हैं, आवाज़ उठाते हैं। समझ में आ गया आपको, यही होता है। लेकिन अगर कोई भी समाज है उसमें अगर उसको बराबरी का हक देना है या अगर हमें उनको स्वीकार करना है तो सबसे पहले उनको स्वीकार करना सीखो, अत्याचार छोड़ो। अगर अत्याचार छूट जाएंगे, सामाजिक व्यवस्था में अगर ये वर्ण व्यवस्था नहीं रहेगी, ये जातिगत व्यवस्था ही नहीं रहेंगी तो आरक्षण तो अपने आप ही हट जाएगा। अगले वाला पॉइंट है सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन की गति धीमी। तो आज समाज में परिवर्तन देखने को तो मिल रहा है लेकिन वो धीरे धीरे, वो बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। आज अपने को लगभग बहुत ज़्यादा समय हो गया, 80 साल के आसपास होने वाले हैं अपने स्वतंत्रता को, लेकिन आज भी हम पूरी तरीके से जातिगत व्यवस्था को हटाने में असफल रहे हैं। निष्कर्ष की बात करें अपन तो सामाजिक न्याय में केवल एक नीति नहीं है। तो सामाजिक न्याय केवल एक नीति नहीं है बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है और हमारी समाज की ज़रूरत भी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गांधी और फुले और पेरियर जैसे जो विचारक हैं इन्होंने दलित समाज को सम्मान, शिक्षा का अधिकार और पहचान दिलाने का कार्य तो किया है। तो जो हमारे समाज है उसमें समानता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार और पहचान दिलाने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश तो की है, लेकिन आज भी वह समाज है समान अवसर व व्यवहारिक समानता नहीं आई है। लेकिन आज भी हमारे समाज में समानता का अवसर नहीं देखने को मिलता है और व्यवहारिक समानता नहीं आती है। अभी तक भी हमारे समाज में क्या भेदभाव देखने को मिलता है। और जब तक सभी लोग समान नहीं होंगे, जब तक सभी लोगों को सामाजिक समानता नहीं मिलेगी, तब तक भी जो सामाजिक न्याय के अपन मिलते हैं, बात करते हैं, सभी लोगों को बराबरी के अधिकार की बात करते हैं, वो भी तक अधूरा रहेगा। इसीलिए दलितों के उत्थान के लिए समग्र विकास और आत्मनिर्भर के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। तो अभी भी दलितों के लिए जो समाज के पिछड़ा हुआ समाज है उसको ऊपर उठाने के लिए हमें और योजनाएं हैं और समाज सबसे ज़रूरी चीज़ है, योजनाओं से नहीं, मानसिक विकास, मानसिकता बदलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समाज की। तो ये था आपका दलितों से सामाजिक न्याय और दलितों के उत्थान से संबंधित प्रश्न। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो पूरा देखा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अन्य वीडियो को सोल्यूशन देखने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक दिया, वहाँ से जाकर जरूर से देख लेना। धन्यवाद। तो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर होता है प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। उसका अगला प्रश्न है दयानंद सरस्वती के प्रमुख राजनीतिक विचारों पर विचार कीजिए। ये विचारों का मूल्यांकन कीजिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। अलग अलग विश्वविद्यालयों में बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो पूरा देखना है। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से है, चाहे लघुतरात्मक रूप से है, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से है, आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे से कर दोगे। साथ के साथ अन्य वीडियो आप देखना चाहते हैं उनके भी सॉल्यूशन मैंने करा रखे हैं, मास्टर क्लास डाल रखी है, कंप्लीट रिवीजन डाल रखे हैं। उसके वो कहाँ से देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो पहले प्रश्न की बात करूँ, जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इन्होंने 1824 से लेकर 1888 के बीच में इनका जीवन काल रहा। समझ में आएगा, 1824 से लेकर 1883 तक इनका जीवन काल रहता है। और 19वीं शताब्दी के ये भारत के सबसे बड़े धार्मिक व सामाजिक पुण्य जागरण आंदोलन के प्रमुख अग्रणी विचारी थे, अग्रणी व्यक्ति थे। तो आपको पता है भारत में उस समय जो 18वीं शताब्दी के समय क्या था, जो अंग्रेज हैं ये भी भारत के अंदर अपने पैर जमा चुके थे, सामाजिक व्यवस्था वो पूरी बिगड़ चुकी थी। हम अंग्रेज़ों के द्वारा भी त्रस्त हो चुके थे। उससे पहले जो मुगल थे, उन्होंने भी भारतीय समाज को क्या कर दिया था, हिंदुओं को तोड़ दिया था, उनको पूरी तरीके से क्या कर दिया था, परेशान
कर रखा था। तो समाज है वो पूरी तरीके से हतोत्साहित था, समाज अपनी कुरीतियों से, सामाजिक अव्यवस्थाओं से फैला हुआ था। तो उसी समय कुछ व्यक्तियों का जन्म होता है जिन्होंने क्या करते हैं, समाज के अंदर पुनः जागरण का कार्य करते हैं। उनमें से जो एक प्रमुख व्यक्ति है उनका क्या नाम है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, वो एक प्रमुख व्यक्ति होते हैं। और उनको भारतीय आर्य समाज का क्या माना जाता है, संस्थापक के रूप में माना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज के अंदर क्या किया, अंधविश्वास, रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों से मुक्त करने का प्रयास किया। तो उन्होंने जो भारतीय समाज है उसमें अंधविश्वास, जो रूढ़ियां हैं और जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनसे क्या किया, उनको मुक्त करके समाज के अंदर समाज को आगे बढ़ाने में प्रयास किया। उनका नारा था वेदों की ओर लौटो। तो जो भारत में क्या हो गया था, भारत में उस समय जो मुस्लिम आक्रमण थे, तो हिंदू है वो परेशान होकर कुछ लोगों ने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था, कुछ लोग अंग्रेजों ने मिशनरियों के द्वारा ईसाई धर्म को अपनाने पर मजबूर कर दिया था। तो यही होता है कि उसी समय तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने क्या किया था, एक नारा दिया था, वेदों की तरफ लौटो, हमें फिर से जो लोग दूसरे धर्म अपना चुके हैं उनको फिर से हिंदू धर्म में लाने का इन्होंने प्रयास किया। और यही इनका प्रमुख नारा है। तो छोटे वाले प्रश्नों में यह भी आ सकता है कि वेदों की ओर लौटो ये किन्होंने नारा दिया था। अगले वाला प्रश्न है, जो पॉइंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रमुख विचार। अगले वाला पॉइंट है, स्वामी दयानंद सरस्वती के जो प्रमुख विचार होते हैं उसमें जो पहला विचार होता है वेदों की सर्वोच्चता में विश्वास। तो सुपरमेसी ऑफ द वेदास, तो वेद होते हैं उन पर उनका क्या होता है, विश्वास है उन पर। इन्होंने सबसे ज्यादा क्या दिया था, इन्होंने सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया था, वेदों पर दिया था। तो इन्होंने वेदों को ही सर्वोच्च ज्ञान का स्रोत माना। तो इन्होंने कहा कि वेद हैं वही वास्तविक हमारे ज्ञान के क्या है, स्रोत हैं। उनका मानना था कि वेद निराकार ईश्वर द्वारा रचित हैं, उसमें धर्म, विज्ञान और समाज और राजनीति के मूल सिद्धांत हैं। तो उन्होंने क्या माना था, वेद है वो कैसे निराकार है, मतलब निराकार क्या, जिसमें ईश्वर का कोई आकार नहीं बताया गया, मूर्ति पूजा की बात नहीं की गई है। साथ के साथ उसमें क्या बात की गई है, धर्म की बात की गई, भाई धर्म से संबंधित तो थे वेद, समाज की बात की गई थी, विज्ञान की बात की गई थी और राजनीति के बारे में भी बात की गई थी। तो इन्होंने यही कहा था वेद हैं वो हमारे सबसे सर्वोच्च स्थान रखते हैं हमारे समाज के अंदर। आपका जो इससे संबंधित, धर्म से संबंधित, राजनीति से संबंधित और विज्ञान से संबंधित सारी की सारी चीजें वो हमारे वेदों में ही व्याप्त हैं। उन्होंने वेदों को प्रमाणिक और वैज्ञानिक व्याख्या पर बल दिया। तो इन्होंने क्या कहा, जो वेद हैं वो क्या प्रमाणिक है, मतलब उनमें जो बात कही गई है वो सत्य है और वैज्ञानिक रूप से भी प्रूवन बात है। और ये कहीं हद तक ये बात है वो सत्य भी होती है। हमारे वेदों में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो आज के समय में साइंस के अंदर क्या हो रही है, उनकी डिस्कवरी अभी भी चल रही है। तो इन्होंने क्या था, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि इन्होंने वेदों की सर्वोच्चता पर, वेदों को ही सब कुछ माना था। अगले वाला पॉइंट है ईश्वर का स्वरूप, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। तो ये भगवान को कैसा मानते थे, ये भगवान को एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। समझ में आ गया कि ईश्वर है वो इस दुनिया में सिर्फ एक ही है, वो निराकार है, वो कण कण में व्याप्त रहता है। इन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ, अंधविश्वास और कर्मकांड का विरोध किया था। तो इन्होंने क्या किया था, मूर्ति पूजा होती है उसका विरोध किया था। इनके अनुसार ईश्वर है वो निराकार होता है, सर्वज्ञ होता है, हर जगह रहता है और न्यायकारी होता है। न्याय करने का कार्य भी किसका होता है, ईश्वर का ही होता है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो ईश्वर पूजा पर ध्यान दिया था और ईश्वर को कैसा माना, निराकारी माना, ऐसा जिसका कोई आकार नहीं होता है, सर्वव्यापी, हर जगह वो व्याप्त है और न्यायकारी, मतलब वो न्याय करने का कार्य करना होता है। समझ में। और खास बात इनका यह है कि इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, कि मूर्ति पूजा पर ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। अंधविश्वास हो गए, कर्मकांड हो गए, बलि वगैरह देना होगा, इस पर भी इनका क्या करते थे, इनका विरोध करते थे। तो पहला पॉइंट है इनको वेदों पर विश्वास था। दूसरा मूर्ति पूजा, धार्मिक अंधविश्वास हो गए हिंदू धर्म में, उनको इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था और ईश्वर को निराकार रूप में माना। अगले वाला पॉइंट है सामाजिक सुधार। इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, अस्पृश्यता और स्त्री शोषण का विरोध किया था। तो इन्होंने क्या किया, जो सती प्रथा है, समझ में आ गया, जो सती प्रथा है जिसमें महिलाओं को क्या कर दिया था, सती बनने के लिए मजबूर किया जाता था, वो प्रथा हो गई। बाल विवाह, बच्चों का छोटे बचपन में विवाह कर देना, उससे संबंधित, और अस्पृश्यता, छुआछूत हो गई, जातिगत व्यवस्था हो गई, उस पर इन्होंने क्या किया था, इन सब कुप्रथाओं का इन्होंने विरोध किया था। ये इनके बिल्कुल खिलाफ थे। इन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा पुण्य विवाह और समानता का समर्थन किया। तो ये क्या थे, इन्होंने जो स्त्री होगी, महिलाओं से संबंधित सुधारों की बात, सुधारों की इन्होंने बात की स्वामी दयानंद सरस्वती में ने। विधवा पुण्य विवाह, तो जो महिलाएं विधवा हो गई उनकी पुण्य विवाह
किया जाना चाहिए, इस पर इन्होंने बात की। और समानता का समर्थन किया कि हर व्यक्ति उसको समानता का अधिकार है, इस बात का भी इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। उन्होंने वर्ण व्यवस्था के गुण और कर्म के आधार पर स्वीकार किया, न कि जन्म के आधार पे। तो इन्होंने जो समाज में जो जातिगत व्यवस्था है या जो वर्ण व्यवस्था है, उन्होंने क्या बताया कि ये गुणों के आधार पर होनी चाहिए, गुण और कर्म के आधार पर होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति के जैसे गुण हैं, जैसे वो कर्म करता है, उसके आधार पर होनी चाहिए, ना कि जन्म के आधार पर ही ये अपनी जो जातिगत व्यवस्था उसको बनाकर रखें। अगले वाला पॉइंट है शिक्षा का प्रचार प्रसार। तो शिक्षा है, उसके प्रचार के लिए भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत से प्रयास किए थे। इन्होंने क्या कहा था, आधुनिक शिक्षा और वैदिक शिक्षा के समन्वय की बात की। तो ये कहते थे कि जो हमारी प्राचीन शिक्षा है ये भी बहुत अच्छी है, इसको भी मानो, लेकिन इसके साथ साथ हमें जो आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा है उसको भी मानना चाहिए। आज के समय में ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आर्य समाज के माध्यम से देश भर में गुरुकुल और विद्यालयों की स्थापना की। तो इन्होंने क्या किया, आर्य समाज है उसके माध्यम से उसके सारे इन्होंने जो भारतीय समाज है उसमें गुरुकुल और विद्यालयों की स्थापना की। तो अलग अलग जो स्कूली प्रणाली है उनमें गुरुकुल व्यवस्था और विद्यालय जो व्यवस्था उसकी स्थापना करने का इन्होंने प्रयास किया। इन्होंने शिक्षा को चरित्र निर्माण, ज्ञान और राष्ट्र की सेवा का साधन बताया। तो इन्होंने क्या बताया, जो हमारी जो शिक्षा है उसके माध्यम से क्या होता है, शिक्षा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति उसके चरित्र का निर्माण होता है, ज्ञान और राष्ट्र सेवा का साधन माना। साथ के साथ इन्होंने ज्ञान और राष्ट्र सेवा है उसको इसका क्या माना है, साधन माना है। तो यही होती है शिक्षा को इन्होंने प्रमुख स्थान दिया कि शिक्षा के माध्यम से कोई व्यक्ति उसका चरित्र का निर्माण होता है, उसका ज्ञान का और राष्ट्र के विकास का निर्माण होता है। अगले वाला पॉइंट है राष्ट्रवाद और विदेशी स्वदेशी चेतना। तो इन्होंने भारत में एक सांस्कृतिक राष्ट्र माना। तो भारत को इन्होंने कैसे माना कि हम एक संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, हम सांस्कृतिक लोग हैं और हमें अपना जो गौरवशाली इतिहास रहा है, जो हमारी संस्कृति रही है, हम पहली कुछ सभ्यताओं में से थे जिन्होंने एक अपना, जिनका धर्म है वो आज भी प्रासंगिक है, जिनका अपना खान पान था, अपनी सभ्यता थी, उसको हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। उनके विचारों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में वैचारिक आधार प्रदान किया। तो इन्होंने जो भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन रहा उसको एक नई दिशा व दशा देने का कार्य किया इनके विचारों ने। तो यही है उनके विचार हैं, उनको भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन रहा उसको भी बहुत बड़ा सहारा मिला इनके विचारों से। क्यों? क्योंकि उन्होंने आधुनिक शिक्षा की बात की, भारतीय समाज के अंदर जो रूढ़ियां उनको हटाने की बात की। तो इससे क्या, लोग जागरूक होना शुरू हुए धीरे धीरे। उन्होंने विदेशी संस्कृति, भाषा और शासन की आलोचना की। तो इन्होंने जो विदेशी शासन हो गया, विदेशी संस्कृति हो गई, इसकी आलोचना की और इसके माध्यम से क्या हो गया, इनडायरेक्टली इन्होंने अंग्रेजों की भी क्या किया था, विरोध किया था, उनकी संस्कृति का विरोध करके। अगले वाले पॉइंट की बात करूं, धार्मिक कट्टरता और आडंबर का विरोध। तो ये सबसे बड़े विरोधी रहते थे जो समाज के अंदर धार्मिक कट्टरता देखने को मिलती थी, जो लोग एकदम अपने धर्म को सर्वप्रिय मानते हैं उसको, और जो आडंबर किया जाता है, बलि देना हो गया, सती प्रथा हो गई, ये सब आडंबर थे, इनके भी इन्होंने विरोध किया था, मूर्ति पूजा का। तो इन्होंने ब्राह्मणवाद, पुराण की अतिशयता और पाखंड का विरोध किया। तो इन्होंने जो समय ब्राह्मणों का जो सर्वोच्चता देखने को मिलती थी, जहाँ पर ब्राह्मणवाद क्या होता है, जहाँ पर ज़्यादातर क्या होता था, यज्ञ वगैरह का ज़्यादा क्या रहता था, स्थान रहता था, उनका विरोध किया था। इनकी कृति थी सत्यार्थ प्रकाश, इसमें इन्होंने सभी धर्म और संप्रदाय की तार्किक समीक्षा की। तो एक सत्यार्थ प्रकाश नामक इन्होंने किताब निकाली, जिसमें चाहे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सभी धर्म, जो जितने भी धर्म है, इन सब की भाई जो इनके मूल सिद्धांत क्या हैं, समझ में आ गया। सभी का सिद्धांत यही होता है कि सभी लोगों को मिलजुल कर भाईचारे के साथ व मानवता के साथ नैतिकता का जीवन जीना चाहिए। तो इस प्रकार की उन्होंने तार्किक समीक्षा की। सीधी सीधी बात है, सारा धर्म का जो निचोड़ है वो काट के रख दियो सत्यार्थ प्रकाश में। अगले वाला पॉइंट है उनका तर्क और विज्ञान को धर्म से जोड़ने का प्रयास किया। तो इन्होंने क्या किया, तर्क मतलब जो अपन जो लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं ना, आज के समय जो आप कहते हो, कोई भी व्यक्ति आपको कोई बात कहे तो आप किस में आज उसको उल्टा प्रश्न पूछते हो, तार्किक प्रश्न पूछते हो, भाई ये चीज़ हुई तो क्यों हुई। तो यही चीज़ है, जो इसी चीज़ को इन्होंने तर्क और विज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया, किसको, धर्म को। अब इनकी आलोचनात्मक, भाई कोई व्यक्ति है उसके दो प्रकार के पॉइंट होते हैं, आलोचनात्मक और सकारात्मक। तो पहले सकारात्मक देखेंगे, फिर आलोचनात्मक पॉइंट भी देखेंगे।
तो पहला पॉइंट है धार्मिक शुद्धिकरण। तो इन्होंने धर्म के अंदर जो आडंबरवाद आ गया था, धर्म के अंदर जो पाखंडवाद आ गया था, इनको इन्होंने सही करने का प्रयास किया था वैज्ञानिक और तर्कसंगत ढंग से। अगले वाला पॉइंट है सामाजिक जागरूकता। इन्होंने समाज की रूढ़ियों से मुक्त कर समानता और स्वतंत्रता के विचार फैलाए थे। तो इन्होंने समाज के अंदर जो रूढ़ियाँ फैल गई थी उसको मुक्त करके इन्होंने समाज में समानता और स्वतंत्रता के विचार उनको फैलाया कि सभी लोगों को वो सम्मान है और स्वतंत्रता के साथ रहना चाहिए सभी लोगों को समाज के अंदर। अगले वाला पॉइंट है शिक्षा की क्रांति। तो इन्होंने अपने शिक्षा के प्रयास करके हर जन तक, हर व्यक्ति तक इन्होंने क्या क्या अपनी शिक्षा है उसको महत्व को समझाया। शिक्षा का लोगों को बताया कि आधुनिक जो अपनी प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन सभ्यता है, शिक्षा उसको भी अपनाओ, लेकिन साथ के साथ जो आधुनिक शिक्षा उसको भी अपनाना चाहिए ताकि हम वैज्ञानिक ढंग से भी आगे बढ़ सकें। अगले वाला पॉइंट है राष्ट्रभक्ति और स्वदेशी प्रेम। तो इनके विचारों ने स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक आधार को मजबूत किया। तो इन्होंने क्या किया, जो इनके जो विचार है, इन्होंने जो स्वतंत्रता जो संग्राम रहा, फ्रीडम फाइटर्स थे, इनके लिए इन्होंने वैचारिक आधार मजबूत किया। तो जो वैचारिक शक्ति है जो लोगों के अंदर जो अंग्रेज थे उनके प्रति उन्होंने क्या किया, एक उनके विरोध की भावना उत्पन्न की, क्योंकि इन्होंने क्या किया, आधुनिकता की बात की, अपनी खुद की भारतीय संस्कृति को अपनाने की बात की, अंग्रेजों की जो संस्कृति हो गई, भाषा हो गई, शासन के विरोध में इन्होंने बहुत सी चीज़ें लिखी, बताई ताकि लोग जागरूक हो सकें। अब इनका नकारात्मक पक्ष क्या होता है? पहला पॉइंट है धार्मिक असहिष्णुता का आरोप। तो इन पे सबसे बड़ा आरोप यही लगता है कि इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में अन्य धर्मों की आलोचना की। तो इन्होंने क्या किया, अपने धर्म को सर्वप्रिय दिखाया, हिंदू धर्म को, और बाकी अन्य धर्मों की इन्होंने आलोचना करने की प्रयास की। तो इन पे आरोप लगता है कि असहिष्णु व्यक्ति थे। असहिष्णु मतलब जो दूसरे धर्मों को कम मानते हैं। मूर्ति पूजा का विरोध। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने समाज के अंदर जो बहुत बड़ा वर्ग है जो मूर्ति पूजा को मानता है उसका इन्होंने विरोध करने का प्रयास किया। विरोध किया ही था इन्होंने। पुराणों और परंपराओं का पूर्ण निषेध। तो इन्होंने कहा जो पुराण वगैरह हैं या जो पुरानी परंपराएं हैं इनको लगभग निषेध कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। तो इसमें क्या होता, आम जनता और जो धार्मिक नेतृत्व है उनके बीच में टकराव होने लगा। तो इनको जो मानने वाले लोग थे वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे, लेकिन कुछ लोग है भाई जिनका काम यही था धार्मिक इन सब चीज़ों को चलाने का, तो उनका तो क्या हुआ, इन्होंने आम जनता है जो इनको फॉलोअर थे और जो इनको नहीं मानते थे उन दोनों के बीच में टकराव होने लगा। अत्यधिक वैदिक आग्रह है, और इन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया, वो कौन थे, वेद थे। तो इन्होंने वैदिक दृष्टिकोण पर को सबसे ज़्यादा अत्यधिक जोर दिया। इसके अलावा इन्होंने दूसरी चीज़ों को ज़्यादा नहीं माना। तो एक चीज़ को आप सब कुछ नहीं मान सकते, क्योंकि कोई भी चीज़ हो वो संपूर्ण नहीं हो सकती इस दुनिया में। तो यही है इनके ये कुछ आपके आलोचनात्मक पॉइंट है। धार्मिक असहिष्णुता, मूर्ति पूजा का विरोध, पुराण और परंपराओं का पूर्ण निषेध और अत्यधिक वैदिक आग्रह के नाम से देखते हैं अपन। अब निष्कर्ष की बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज के सामाजिक, धार्मिक व बौद्धिक पुनर्जागरण के प्रमुख स्तंभ थे। तो इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने समाज में हमारी जो सामाजिक, धार्मिक और वैदिक जो संस्कृति है उसको क्या क्या ऊपर उठाने का, पुनर्जागरण करने का, एक नई विचारधारा लाने का इन्होंने योगदान दिया। इन्होंने समाज में चिंतन, सुधार व आत्म निर्भरता की भावना जगाई। तो इन्होंने क्या किया, हमारे समाज में चिंतन की जो भावना होती है उसको सुधार के, लोगों के जीवन में सुधार की भावना को, और आत्मनिर्भरता की जो भावना है लोगों में एक दूसरे के प्रति निर्भर रहे उसकी भावना को इन्होंने जगाया। यद्यपि उनके विचारों में कुछ विवाद भी रहे, लेकिन उनके विचार हैं उनमें मूर्ति पूजा हो गई, वेदों को सब कुछ मानना हो गया, दूसरे धर्म को प्रति असहिष्णुता, ये कुछ विवादों में भी रहे, कुछ वैचारिक टकराव भी लोगों के साथ इनके जरूर रहे। इनकी सोच ने आधुनिक भारत के निर्माण में गहरा योगदान दिया, लेकिन उस समय वो विचार बहुत लोगों को बुरे लगे होंगे, लेकिन दीर्घकालीन उनके लाभ यही रहा कि आज अपन जो भारतीय समाज देखते हैं इसका निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक है, और उन्होंने जो विचार दिए थे वो आज के समय भी प्रासंगिक, आज के समय में भी हमें वास्तविक लगते हैं। जब समाज फिर से वैज्ञानिक सोच, नैतिकता और शिक्षा की ओर लौटने की आवश्यकता महसूस करता है, तो जब भी समाज को लगता है कि हमने अगर उस समय जो वैज्ञानिक सोच है और नैतिकता है और उसको, शिक्षा को अपना लिया, इसलिए आज हम इतने आगे
हैं। तो इसीलिए इसमें इनका प्रमुख योगदान किसका रहता है? स्वामी दयानंद सरस्वती का रहता है, जिन्होंने उस समय इन सब चीज़ों पर बात की थी। तो चलो, ये तो था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रमुख जो उनके विचार रहे। वो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। अन्य वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके जरूर से देख लो। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होता है प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, उससे संबंधित मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ। उसका जो अगला प्रश्न है, लोकतंत्र समाजवाद पर नेहरू के विचारों को सविस्तार उल्लेख कीजिए। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो जवाहरलाल नेहरू है उनके क्या विचार रहे, उनको आपको सविस्तार से बताना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। अलग अलग विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो आप पूरा देखोगे तो क्या होगा, उससे फायदा होगा। चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से आए, चाहे लघुतरात्मक रूप से आए, चाहे अति लघुतरात्मक रूप से आए, आप प्रश्न को बहुत अच्छे से कर लोगे। साथ के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में अन्य प्रश्न करवा रखे हैं, उनका भी लिंक दे रखा है, आप वो भी देख लीजिए। मास्टर क्लास मिलेगी, सारे यूनिटों को रिवीजन वहाँ देखने को मिलेगा। आपको कोई प्रश्न में दिक्कत आ रही है तो वो भी देख लो, आपका वो भी आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले बात करें, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम रहा, भारतीय जो स्वतंत्रता की लड़ाई रही, उसके अंदर क्या रहे, सबसे महान मतलब प्रमुख नेताओं में से एक रहे। इन्होंने स्वतंत्र भारत के जो सबसे पहले प्रधानमंत्री और दूरदर्शी विचारक थे। तो ये क्या थे, पहले जो प्रधानमंत्री रहे भारत के, और इनके जो विचारक हैं दूरदर्शी, दूर के विचार रखने वाले व्यक्तियों में से एक थे। इन्होंने भारत को आधुनिकता, प्रगतिशीलता और समन्वयमूलक राष्ट्र बनाने के लिए लोकतांत्रिक समाजवाद को अपना मार्गदर्शक सिद्धांत माना। तो इन्होंने भारत के समाज को आधुनिक बनाने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए और समतापूर्ण मतलब सभी को समानता का अधिकार देने के लिए इन्होंने क्या किए, प्रयास किए थे इन्होंने। साथ के साथ लोकतांत्रिक समाजवाद को अपना मार्गदर्शी सिद्धांत माना। और इन्होंने किस सिद्धांत के ऊपर अपने जो राजनीति की, अपने जो देश को चलाया, वो क्या था, लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होते हैं, लोकतंत्र में सभी लोग हैं, उनके समान अधिकार मिले और समाज में हर व्यक्ति उसको सामाजिक न्याय मिले। तो सामाजिक न्याय क्या होता है, सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार मिले। तो इसी को क्या कहा जाता है, लोकतांत्रिक समाजवाद। मतलब जहाँ लोकतंत्र भी बना रहे और समानता के अधिकार हैं वो भी सभी को मिलता रहे। उनके अनुसार भारत जैसे विविधतापूर्ण और गरीब त्रस्त देश में समाजवादी व्यवस्था तभी सफल हो सकती है। तो इन्होंने माना कि भारत जैसा देश है जो विविधता से, अलग अलग प्रकार की जो विविधता है, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर भारत में जो लोग हैं, उनमें जो समाजवादी व्यवस्था है, जो अपन सभी को न्याय देने की जो व्यवस्था कर रहे हैं, ये तभी लागू हो सकती है जब लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जुड़ी हो। तो उसमें लोकतंत्र जब तक जीवित रहेगा तब तक समाजवादी व्यवस्थाएं भी वो भी चलती रहेंगी। तो जो गरीब अमीर की जो खाई थी उसको बराबरी करने के लिए भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा समाजवादी व्यवस्था का। लोकतांत्रिक समाजवाद की संकल्पता। तो नेहरू ने समाजवाद को कहाँ से लिया गया था, भारत का जो समाजवाद है वो रूसी समाजवाद से प्रेरित था। समझना, सबसे पहले वहीं पर तो सोशलिज्म की या सोशलिस्ट जो पार्टियां वहीं पर हुआ करती थी, तो उसी से प्रेरित थे। क्योंकि भारत का सबसे निकट देश अगर कोई था, जो दोस्त था, वो कौन था, रूस था। तो हम वहाँ के जो समाजवाद है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। लेकिन अंतर क्या था दोनों में, वहाँ पर क्या था, जो लोकतांत्रिक जो संस्थाएं थी उनको क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। आज भी देखने को मिलता है रूस में लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, भारत जितनी मजबूत नहीं है। व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित हो और भारत में हर व्यक्ति को व्यक्तिगत अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए और उनकी जो स्वतंत्रता है, उनके अधिकारों की हमेशा रक्षा करने की बात की गई। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय को प्राथमिकता मिले और इन्होंने ये प्रयास किया कि वहाँ भारत में हर व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक न्याय है वो मिलता रहे। तो इनके द्वारा यही प्रयास किया गया कि भारत में हर व्यक्ति है उसको सामाजिक न्याय मिले और आर्थिक न्याय वो भी साथ के साथ मिलता रहे। नेहरू का समाजवाद समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण को केंद्र में रखता था। तो नेहरू ने जो समाजवाद की बात की थी, इन्होंने उसका क्या फायदा था, उन्होंने इसमें समाज का जो अंतिम व्यक्ति था, जो समाज में जो आखिर में जो व्यक्ति है, जो गरीब है एकदम तबका समाज में, जहाँ पर उनकी जो सरकार की योजनाएं हैं, जो विकास है वो नहीं पहुंच पाया, उस तक भी कल्याण हो, उसका भी कल्याण हो, उस तक भी क्या हो, वो भी आगे बढ़े, संसार के ढांचे जो समाज का ढांचा है उसके बराबर
चल सके। तो यही है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोकतांत्रिक संस्थाओं में भी भारत के समाजवाद में बराबर रही, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई और सामाजिक व आर्थिक न्याय की भी इसमें बात हुई। नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रमुख तत्व है। तो नेहरू के जो लोकतांत्रिक समाजवाद उसके प्रमुख तत्व क्या थे? पहला था सामाजिक व आर्थिक समानता का लक्ष्य। तो जवाहरलाल नेहरू ने यही माना कि वास्तविक स्वतंत्रता कब होगी? जब भारत में लोग हैं वो न्यायिक सामाजिक न्याय मिले उन्हें, आर्थिक न्याय मिले। सामाजिक न्याय मतलब समाज में हर व्यक्ति है वो न्याय के हर रूप में समान रहे, मतलब हर सभी लोग हैं वो एक दूसरे के समानता के भाव के साथ साथ रहे। और आर्थिक विषमता है, मतलब कुछ लोग अमीर हैं कुछ लोग गरीब हैं, वो दोनों के लोगों के बीच में जो खाई है वो भी कम हो जाए। उन्होंने अमीर गरीब की खाई को मिटाकर समाज में न्याय और समान अवसर की सुनिश्चित करने पर बल दिया। तो इन्होंने क्या कहा? जो अमीर और गरीब लोगों के बीच में जो हमें खाई देखने को मिलती है ये कम हो और सभी लोग हैं वो क्या, उन सभी लोगों को समाज में आगे बढ़ने के समानता के अवसर दिए जाएं। तो यही है, इन्होंने सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की कि सभी लोगों को सामाजिक रूप से भी बराबर हों। जैसे जातिगत व्यवस्था ना, इसमें जो शूद्र होते थे, दलित होते थे, वो भी समाज के उस जो ऊपर की जाति के लोग होते थे उनके बराबर आ सकें। आर्थिक रूप से अमीर लोग हैं गरीब लोग हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गरीब हैं कुछ बहुत ज़्यादा अमीर है। तो ऐसी समाज कल्याण की योजनाएं चलाई जाए इसके, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी ऊपर उठ सके। अगले वाला पॉइंट है लोकतंत्र में दृढ़ निश्चय। तो नेहरू ने लोकतंत्र समाजवाद व्यवस्था को आत्मा माना। तो जो नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने क्या लोकतंत्र को भारतीय शासन प्रणाली की दृढ़ माना। मतलब इन्होंने माना कि लोकतंत्र के सहारे हमारे देश का विकास हो सकता है। वे किसी भी प्रकार की तानाशाही के विरोध में थे और उन्होंने क्या कहा कि वो किसी भी प्रकार की तानाशाही है उसको विरोध करते थे कि भाई हम अपने देश में तानाशाही लागू नहीं करेंगे। वे मानते थे कि परिवर्तन की प्रक्रिया शांतिपूर्ण होनी चाहिए। अगर कोई भी समाज है उसमें अगर परिवर्तन हो रहा है वो क्या हो सके, शांति से और धीरे से हो, संवैधानिक और लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो और कैसा होना चाहिए? संविधान के द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा होना चाहिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा होना चाहिए। और अगर अपन काफ़ी लोग पूछते हैं कि भैया जी पिछले 70 सालों में हमारा क्या विकास हुआ, तो 70 सालों में एक सबसे प्रमुख विकास जो था वो यही था कि हमारा लोकतंत्र आज भी जीवित है। हमारे साथ लोकतांत्रिक देश बना था पाकिस्तान, क्या हालत है आप खुद देख सकते हो। हमारे आसपास हमसे कुछ साल पहले लोकतांत्रिक देश बना था, कौन? चाइना। देख सकते हो आज उसकी क्या हालत है। समझ में आ गया आपको? बांग्लादेश की भी आज के समय आप हालत देख सकते हो, म्यांमार की हालत देख सकते हो आप, कैसे लोकतांत्रिक मूल्य हैं। तो आज के समय जो ये कह दिया जाता है ना कि पिछले 70 सालों में हमारा क्या विकास हुआ, तो हमने आज भी अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं भूले हैं। चाहते तो उस समय के लोग हैं, नेता हैं, वो तानाशाही लागू कर सकते थे। क्यों लागू कर सकते थे, लेकिन इन्होंने किनको चुना? लोकतांत्रिक मूल्यों को चुना। नियोजित अर्थव्यवस्था। तो नियोजित अर्थव्यवस्था क्या होती है? नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सामाजिक विचारों को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया। तो जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने प्रयास किया जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं इसके माध्यम से ही हमारे देश है उसका विकास हो। उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो सार्वजनिक क्षेत्र है, जो अपना गवर्नमेंट सेक्टर है, उसको क्या हो आगे बढ़ाने में मदद करे। तो आज के समय जितने आप बड़े बड़े एमएसयूज देखते हो ना, जो सरकारी कंपनियां है, वो किसकी देन है? वो उस समय की ही देन है। जो आप एम्स देखते हो, आप ये आईआईटी देखते हो, आप ये जो रेलवे देखते हो, आज के समय हमने क्या निर्माण किया? भविष्य में हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। पहले वालों ने तो अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप कलेक्टर भी बन जाओ और आपका पापा किसान है, तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई पापा आपने क्या किया, मैं तो कलेक्टर बन गया। तो वही वाली बात है, उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं के, अपनी स्थायित्व के हिसाब से बहुत अच्छे प्रयास किए हैं उन्होंने, इसीलिए आज हम इस स्थिति में खड़े हैं। अगले वाला क्या है? औद्योगिकरण और विकास का समर्थन। तो उनका यही मानना था कि वैज्ञानिक सोच और आधुनिक राष्ट्र निर्माण भी करना अनिवार्य है। तो उस समय सबसे पहली पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? कृषि पे। लेकिन दूसरी किस पे आधारित की? इन्होंने औद्योगिकरण पर आधारित की। तो यही है, इनकी जो सोच थी वो क्या थी कि वैज्ञानिक सोच और आधुनिक उद्योग है उसको भी देश में लाना चाहिए ताकि देश का विकास हो सके। उन्होंने बड़े उद्योग, बिजली परियोजनाएं व अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की। तो उस समय के जो आप बड़े बड़े बिजली परियोजनाएं हैं, जो अनुसंधान केंद्र हैं, प्रायोगिक विकास, आईआईटी हो गए, एम्स हो गए, आपके बड़े बड़े ये बिजली परियोजनाएं हैं, आपका ये सेकंड जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी इसमें 3 बड़ी बड़ी कंपनियों को लाया गया था। तो ये इन्होंने बड़े बड़े उद्योगों के विकास का प्रयास किया भारत के अंदर।
अलग वाला पॉइंट है धर्म निरपेक्षता और समानता का अवसर। तो नेहरू का समाजवाद जाति, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं किया। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म और भाषा व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया। और इन्होंने कोई ना जाति का समर्थन किया, ना किसी धर्म का समर्थन किया, ना ही किसी महिला पुरुष के आधार पर लिंग का भेदभाव किया। वे समानता, सभी लोग बराबर हैं, बंधुता, सभी लोगों को भाईचारे पे रहना चाहिए और न्याय जैसी व्यवस्थाओं पर, संवैधानिक व्यवस्था पर विश्वास किया। अगले वाला पॉइंट है सहकारी आंदोलन और ग्रामीण विकास। तो इन्होंने क्या किया, शहरीकरण, औद्योगिकरण के विकास के साथ साथ इन्होंने जो गांवों का विकास हो गया, सहकारी समिति हो गई और कृषि सुधारों में भी सामाजिक नीति है उसका विनियम माना। तो इन्होंने क्या कहा, जो गांव का विकास हो गया, सहकारी समितियां हो गई और कृषि क्षेत्र है उसका विकास में इन्होंने क्या किया, उनका विनय अंग माना। वे ग्राम स्वराज व आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था के पक्षधर थे। तो उन्होंने क्या माना कि गांव है उनका विकास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उस समय या आज के समय में भी भारत की ज़्यादातर जनसंख्या कहाँ पर रहती है, गाँव में रहती है। तो गाँव का विकास होगा तो देश का विकास अपने आप हो जाएगा। अब निष्कर्ष की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद केवल एक आर्थिक दर्शन नहीं था। तो इन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की थी कि लोकतंत्र के माध्यम से लोगों को सामाजिक न्याय दिया जाए। ये क्या था, एक प्रकार का आर्थिक दर्शन, मतलब लोगों को झूठे पैसों के आर्थिक तरीके से सपने दिखाने का ही नहीं कार्य किया, बल्कि एक मानवीय दृष्टिकोण था जिससे व्यक्ति की गरिमा, समानता और न्याय को सर्वप्रिय रखा गया था। जिसमें क्या था कि एक वास्तविकता का दर्शन देखने को मिलता था, जिसमें सभी लोगों को समानता का अधिकार, न्याय का अधिकार मिल सके। इन्होंने भारत को एक ऐसी दिशा दी जिसमें आधुनिकता और परंपरा, विज्ञान और नैतिकता तथा समाजवाद, लोकतंत्र का संतुलन बना रहे। तो इन्होंने समाज को एक ऐसी आधुनिकता दी और परंपराओं का संरक्षण किया, विज्ञान व नैतिकता का प्रयास किया तथा समाजवाद का संतुलन बना रहे। तो इन्होंने क्या किया, आधुनिकता के साथ साथ हमारी जो विज्ञान को भी आगे बढ़ाया, साथ के साथ प्राचीन संस्कृतियाँ, जो हमारी खुद के जो गाँवों का विकास है उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया, ताकि हम आधुनिकता के साथ भी बने रहे और हमारी संस्कृति का भी स्वरूप खराब ना हो। आज भी उनके विचार भारत की नीतियों व संविधान की योजनाओं के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। तो आज के समय में जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं देखते हो, उनमें भी उनके द्वारा जो विचार दिए गए, उनके द्वारा जो नीतियां दी गई, वो क्या होती हैं, वो योजना उनके मार्गदर्शन का सिद्धांत रहती हैं, वही मुख्य सिद्धांतों में से एक है। तो यही है जो लोकतांत्रिक समाजवाद में जो नेहरू के विचार हैं उस पर प्रमुख टिप्पणी है, वो मैंने आपको बता दी है। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।